तथागत गौतम को नमन करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, उनके साहित्य गुरु ओबीसी समाज में पैदा होकर क्रांति करने वाले ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ, उनके साहित्य गुरु के अलावा जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा अलग पैदा किया, बहुत बड़ी क्रांति पैदा की और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना सामाजिक गुरु माना, सतगुरु कबीर और रविदास को मैं नमन करता हूँ और नमन करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को और नमन करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के गहरे दोस्त सर छोटूराम चौधरी को। नमन करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाने का जिन्होंने जिम्मा लिया। बड़ौदा के सियाजीराव गायकवाड़, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ को, छत्रपति साहू जी महाराज को, धन्ना जाट को, सदना कसाई को और तमाम उन महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए अपना जीवन समर्पित किया, अनेकों प्रकार से कष्ट सहकर भी हमें जागृति की मुहिम में लाकर खड़ा करके अधिकारों की तरफ आगे लेके आए। मैं नमन करता हूं सबको और आज की इस बाबा साहब की 132वीं जयंती पे सबको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं और आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय दिया। जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा आगे आके बैठने का कष्ट करें। जो साथी खड़े हैं वो आगे आकर बैठने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी आदत सी हो गई है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे अमल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि हम जो वक्ता लोग भी हैं वो भी बाबा साहब को बिना पढ़े ही अपना भाषण दे रहे हैं। हर जगह होता, पूरे देश में हो रहा है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जो मानने की चीज है, जानने की चीज है, उसके बाद आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कष्ट सहे और बाबा साहब अम्बेडकर जो आज मान रहे हैं, ऐसी क्या खासियत थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम और हमारे देश में, पूरे देश में आज जयंती मना रहे हैं। हमारे देश के अलावा भी, भारत के अलावा भी अनेकों ऐसे देश हैं जहां आज अम्बेडकर जयंती भी बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। ऐसी क्या खासियत थी बाबा साहब अम्बेडकर की? ऐसी क्या खासियत थी जिनको बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरा देश मान रहा है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समाज ही मान रहा है? ज्यादातर दलित समाज ही मान रहा है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही ज्यादा मान रहे हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया? क्या दूसरे जो समाज है उनके लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया? तो आपको बाबा साहब पे थोड़ा स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जब देश की आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले आपको पता होगा कि देश को हर कोई समाज आजादी चाहता था, हर कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। देश की आजाद कराने के लिए, यानी देश में लोकतंत्र लाने के लिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, वो भी चाहता था कि देश आजाद हो जाए, लोकतंत्र आ जाए। क्यों चाहता था? क्या वो गुलाम नहीं था? राजपूत समाज क्या वो आजादी नहीं चाहता था? वो भी चाहता था कि इस देश में लोकतंत्र आ जाए, देश को आजादी मिले। क्यों चाहता था? इसलिए चाहता था कि आजादी से पहले उसको भी गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा था। इस देश का बढ़िया समाज, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, जाट से भाट, कुम्हार से चमार, मोची से धोबी, जितने भी जो लोग थे, सारे के सारे चाहते थे कि देश आजाद हो जाए और देश में लोकतंत्र आ जाए। इसका मतलब ये था कि जो देश में राजा था, अलग अलग जगह पे जो राजा थे, उस राजा के परिवार को असीमित अधिकार मिले हुए थे। राजा का परिवार तो सुखी था, उसको असीमित अधिकार था, लेकिन राजा के समाज को असीमित अधिकार नहीं थे। बहुत कम अधिकार थे, जो औरों के बराबर थे वो अन्य उसके समाज को थे। इसका मतलब राजा की जाति के लोग भी इस देश में गुलाम थे, उसको भी वो आजादी नहीं थी जो एक राजा को थी। भरतपुर और धौलपुर में जाट समाज से राजा थे, सूरजमल राजा थे, चौधरी सूरजमल। लेकिन क्या सारे के सारे चौधरी सूरजमल जी को जो आजादी थी, तो क्या पूरे जाट समाज को आजादी थी? नहीं थी। तो वो लोग भी आजादी चाहते थे। भगत सिंह का परिवार भी आजादी चाहता था, सुखदेव का परिवार भी आजादी चाहता था,
सुभाष चंद्र बोस का परिवार भी आजादी चाहता था। और जब आजादी कैसी आजादी चाहता था, किस प्रकार की आजादी चाहता था। और जब आजादी सतगुरु कबीर आज से 600 साल पहले सतगुरु रविदास जी आजादी चाहते थे, छुआछूत मिटाना चाहते थे, जातिवाद मिटाना चाहते थे। वो जब चाहते थे, सर छोटूराम चौधरी भी चाहते थे कि जो खेती करता है, जो किसान खेती करता है, वो खेत उसके नाम हो जाए, वो खेत उसके नाम। खेत हमारे नाम नहीं थे, खेत हमारे नाम नहीं थे, खेत राजपूत के नाम भी नहीं थे, किसी जाट किसान के नाम खेत नहीं थे। आप अपने बाप दादाओं से पूछना कि आपके खेती की जमीन कब हुई, नाम कब हुआ आपके। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 बना, देश की आजादी के बाद बना। भारत के संविधान में व्यवस्था की गई, आर्टिकल लिखा गया कि जो खेती करता है खेती उसके नाम कर दी जाए। ये सर छोटूराम चाहते थे। डूंगरगढ़ में पैदा होने वाले चौधरी कुंभाराम जी आर्य चाहते थे कि जो खेती करता है वो खेती उसके नाम हो जाए। ये खेती नाम कैसे होगी? वोट डालने का अधिकार कैसे मिला? क्या सबको वोट डालने का अधिकार था? आपको ध्यान में होगा कि 1946 में ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, 1942 में भी हो चुकी थी कि भारत को आजाद किया जाएगा। जब भारत की आजादी की तैयारी चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाएगा, तो 1946 दिसंबर 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और जो संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा में 389 मेंबर, संविधान सभा के, पार्लियामेंट के नहीं, संविधान सभा के 389 मेंबर जीत कर गए। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान सभा में जाने की सोची, समाज ने भी सोची कि इतना विद्वान जो है वो संविधान सभा में पहुंच जाए तो हमारे लिए कुछ करेगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में पहुंचने की तैयारी की और बंबई से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में जाने के लिए तैयारी करने के लिए एक चुनाव लड़ा, संविधान सभा का चुनाव लड़ा। और बाबा साहब अंबेडकर के सामने एक छोटे से आदमी, जनरल कास्ट का था, सामान्य व्यक्ति, जो जवाहरलाल नेहरू का पीए भी था, उसने चुनाव लड़ा, श्रीवास्तव ने। क्या हुआ? आप लोगों को पता नहीं है कि जिस कानून मंत्री की बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा है, उस संविधान लिखने के लिए संविधान सभा में होना जो बहुत जरूरी था। और बाबा साहब अंबेडकर उस संविधान सभा में जाना चाहते थे। संविधान लिखने की बात तो बहुत दूर की थी, संविधान सभा में जाना चाहते थे। और बाबा साहब ने संविधान सभा में जाने के लिए चुनाव लड़ा और बंबई से चुनाव लड़ा और बाबा साहब हार गए। बाबा साहब हार गए, चुनाव हार गए और संविधान सभा में पहुंच नहीं सके। लेकिन पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल नाम के एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने बाबा साहब को टेलीफोन किया कि मैंने रेडियो में समाचार सुना है कि आप मुंबई से हार गए हो। ये तो बड़े दुख की बात है, ये तो बड़े दुख की बात है। आपका संविधान सभा में पहुंचना बहुत जरूरी था ताकि आप पिछड़े वर्ग के लिए कुछ कर सकते हो। और जोगेंद्र नाथ मंडल ने खुलना, जसोर, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था संविधान सभा का, वहां से रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को मैं यहां से लड़ाऊंगा, खुलना और जसोर से, और संविधान सभा में भेजूंगा। हम जोगेंद्र नाथ मंडल के ऋणी हैं जो पिछड़े समाज में पैदा हुआ। और जोगेंद्र नाथ मंडल ने चुनाव जीतकर भी चुनाव त्याग पत्र दिया और वो सीट खाली हो गई और वहां से उपचुनाव हुआ और बाबा साहब अंबेडकर को पश्चिम बंगाल में ले जाकर चुनाव लड़ाया गया। और खुलना और जसोर संविधान सभा क्षेत्र से बाबा साहब अंबेडकर निर्दलीय के रूप में मुंबई से चुनाव लड़ा, हार गए कांग्रेस के सामने। और निर्दलीय के रूप में फिर खुलना और जसोर से चुनाव लड़ा और बड़े पैमाने पर भारी मतों से जीतकर और संविधान सभा में पहुंचे। और संविधान सभा में कब पहुंच गए? 1946 में। 15 अगस्त 1947 आ गया, 15 अगस्त 1947 आ गया, देश को आजादी मिल गई। और देश की आजादी मिली तो भारत के 2 टुकड़े हो गए। और भारत के जब 2 टुकड़े हो गए तो पश्चिम बंगाल का वो संविधान सभा क्षेत्र जो खुलना था, जिसका नाम खुलना और जसोर 2 क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया था, खुलना पश्चिम बंगाल का वो संविधान सभा क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। और बाबा साहब पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य रह गए और भारत से बाहर हो गए। किसका संविधान लिखते? पाकिस्तान का। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता और संविधान सभा से
त्याग पत्र दे दिया कि मैं भारत में ही रहना चाहता हूं, और संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर फिर भारत की संविधान सभा से बाहर हो गए। आप सोच रहे हो कि संविधान लिखा और बड़ा बड़ा काम किया, इतने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा काम नहीं था। पग पग पे रोड़े थे, पग पग पर अनेकों दुश्मन थे, अनेकों विरोधी थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहते थे कि अम्बेडकर नाम की चिड़िया के लिए हमने संविधान सभा के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अम्बेडकर नाम की चिड़िया संविधान सभा में घुस नहीं सकती है। ये उस समय के नेताओं के बोल होते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए। देश आजाद हो गया, संविधान लिखने की बारी आई, और संविधान लिखने की बारी आई तो भारत के लोगों के, भारत के नेताओं ने, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड की सरकार से, अंग्रेजों से संपर्क किया कि हम भारत का संविधान लिखना चाहते हैं। ये संविधान लिखने के लिए हमें 4-5 अच्छे कानूनविद विशेषज्ञों की जरूरत है, इसलिए आप इंग्लैंड से कुछ लोगों को भेजें, 4-5 विशेषज्ञों को भेजें, हम मुंह मांगी तनख्वाह उनको देंगे, हम भारत का संविधान लिखना चाहते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे अधिकारियों को, अच्छे अच्छे कानूनविद को हमारे यहाँ भारत में भेजिए। इंग्लैंड की सरकार ने जवाब दिया कि जब जब इंग्लैंड को, इंग्लैंड के संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, तो हम भारत के एक विद्यार्थी जो इंग्लैंड में भी पढ़ा है और दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट रहा है, उस स्टूडेंट से हम राय लेते हैं। आप उस स्टूडेंट से राय लीजिए जो भारत में रहता है, और उस स्टूडेंट का नाम, उस विद्वान का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। तब इनके कान खुले। मुंबई का संविधान सभा क्षेत्र खाली करवाया गया, मिस्टर श्रीवास्तव को रिजाइन दिलवाया गया, त्याग पत्र दिलवाया गया, और डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः उपचुनाव लड़वाया गया कांग्रेस की टिकट पर। और कांग्रेस, मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो गांव में कह देते हैं कि झक मार के लेके गए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। पर बाबा साहब को मजबूरी में उस समय की तत्कालीन सरकार और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर को हाथ जोड़कर मुंबई से चुनाव लड़ाकर और संविधान सभा में लेकर गए, और भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया, और संविधान कमेटी, प्रारूप कमेटी का, जो संविधान लिखने की कमेटी था, उसका अध्यक्ष बनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। क्या लिखा उसमें? क्या लिखा उसमें? अनुच्छेद लिखे गए, आर्टिकल लिखे गए, आर्टिकल लिखे गए। तो आर्टिकल 2930 लिखा गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अल्पसंख्यक वर्ग जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो बौद्ध है, जो जैन है, ईसाई है, इसको भी इस देश में बराबर की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 लिखा गया कि उनमें इस देश में पूरी संपूर्ण आजादी और संपूर्ण भागीदारी और सारे अधिकार दिए जाते हैं। यह आर्टिकल 29 और 30 है। बाबा साहब अम्बेडकर को विदेशों में पढ़ाने का जिम्मा किसने लिया? ओबीसी समाज में पैदा हुए, बड़ौदा के राजा, किसान परिवार में पैदा हुए सयाजीराव गायकवाड़ ने लिया। आगे चलकर सहयोग किसने किया? कुर्मी जाति में, किसान जाति में पैदा होने वाले कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने लिया। यानी उन ओबीसी समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखते समय आर्टिकल 340 लिखा, 340 लिखा कि जिन लोगों ने 1935 में मेरी बात नहीं मानी। 1935 में क्या हुआ था? इंडिया एक्ट 1935 बना था। इंडिया एक्ट 1935 बना, आरक्षण की व्यवस्था हुई थी उस समय। अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था कराई थी, और जो आरक्षण में लेना चाहते हैं, जिन जातियों में आरक्षण लेना है, वो जो लोग आरक्षण में आना चाहते हैं, उनका अनुसूची बनाई गई, उनका इंडेक्स बनाया गया, और जो लोग अनुसूची में शामिल होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा। उस समय एक अनुसूची तैयार हुई, 2 प्रकार की अनुसूची तैयार हुई, एक अनुसूचित जाति कहलाई और दूसरी अनुसूचित जनजाति कहलाई। जिन लोगों ने अनुसूची में अपना नाम लिखाया उन लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। 15,000 जातियां अनुसूचित जाति के लोगों की एक जाति में खड़ा कर दिया कि ये लोग 15,000 जातियों में बंटे हुए लोग नहीं है, आज के बाद में इनको अनुसूचित जाति कहा जाएगा। और 750 जातियों वाला एक ट्राइबल एरिया जिनको जनजाति कहा जाता है, उनको अनुसूचित जनजाति कहा गया। और पिछड़े वर्ग के लोग थे उस समय, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं था 1935 में, अन्य पिछड़ा शब्द ही नहीं था।
केवल पिछड़ा वर्ग था, सभी को कहा जाए SC ST इन सबको भी पिछड़ा वर्ग ही कहा जाता था। और जिन लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में इनकार कर दिया कि हमें चूड़ा चमार नहीं बनना है, हमें आरक्षण नहीं लेना है, जो बहक गए थे, बड़े बड़े नेताओं के चंगुल में फंस गए थे और जो बहकाव में आ गए थे, उन लोगों ने उस समय अनुसूची में नाम नहीं लिखवाया। आज तो कुम्हार भी कह रहा है कि हमें SC में शामिल करो, उत्तर प्रदेश का कह रहा है, आज तो जाट भी कह रहा है कि हमें फलानी OBC में शामिल करो, गुर्जर भी कह रहा है कि हमें शामिल करो। लेकिन जब बाबा साहब शामिल कर रहे थे तब ये कह रहे थे हमें चूड़े चमार नहीं बनना है। समझ रहे हो ना बात को, कि बाबा साहब 100 साल आगे चल रहे थे, बाबा साहब 100 साल आगे चल रहे थे, उनकी सोच 100 साल आगे चल रही थी। बाबा साहब ने क्या किया, भारत का संविधान लिखा, आर्टिकल 340, और उसमें लिखा कि एक आयोग का गठन किया जाए कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसको क्या क्या अधिकार दिए जाने हैं, इनको विधान मंडलों में, मानी लोकसभा में और विधानसभा में, विधान मंडलों में, शैक्षणिक व्यवस्था में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और राष्ट्रपति इसका अनुमोदन करे। ये भारत का आर्टिकल 340 है। किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए, SC ST के अलावा। 341 किसके लिए है? SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 342 किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। अपना बड़ा भाई जिसकी जनसंख्या 52% है, उसके लिए बाबा साहब ने पहले लिखा, आर्टिकल 340 पहले लिखा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बाद में लिखा। बाबा साहब ने अपना ऋण उतारा, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो वो OBC के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज और सियाजीराव गायकवाड़ साहब थे, और उनके साहित्य गुरु जिनको पढ़कर वो आगे बढ़े ज्योतिबा फूले थे। तो बाबा साहब ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं थे। अब आप सोचिए कि जब वोट डालने, वोटिंग पावर देने की जब बात चल रही थी संविधान सभा में कि वोट कौन कौन दे सकेगा, वोट, लोकतंत्र का मतलब क्या था? लोकतंत्र का मतलब था आजादी, सबको बराबर का अधिकार मिले। जब देश में लोकतंत्र आ गया है तो एक व्यक्ति संविधान सभा में, संविधान सभा का एक सदस्य एक बिल लेकर आया, एक विधेयक लेकर आया कि वोट डालने का अधिकार केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो 10वीं पास है। या ध्यान से सुनिए कृपया, जो साथी है वो ध्यान से सुनिए, आपको भी वक्ता बनना है। हेलो सुरेंद्र कुमार जी पढ़ियार एंड साथी, आप आज सुन ले केवल 10-15 मिनट के लिए, बाद में आप मजे करना। वोटिंग पावर दी जा रही थी संविधान सभा में, तो एक बिल आया, एक विधेयक आया कि वोट डालने का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो 10वीं पास है, या जिसके नाम 10 बीघा जमीन है, या जिसके नाम बैंक में 10,000 रुपए की FD है। उस समय कितने लोगों के पास दी 10,000 रुपए की FD? तो अब भी नहीं है लोगों के पास। 10वीं पास सारे अब भी नहीं है। लोगों ने समर्थन किया, वहां के उस समय के तत्कालीन संविधान सदस्यों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने समर्थन कहा कि ठीक है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को यदि वोट डालने का अधिकार दे दिया तो गलत लोग आएंगे, इसलिए चंद लोगों को अधिकार दिया गया, देने की बात चली कि वोटिंग पावर चंद लोगों को मिलना चाहिए। और औरत को, चाहे वो MA पास भी क्यों नहीं हो, किसी भी जाति बिरादरी की क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी क्यों ना हो, MA पास क्यों ना हो, चाहे वो PhD क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि इंग्लैंड में जब वोटिंग प्रणाली शुरू हुई थी, जब इंग्लैंड में वोटिंग प्रणाली शुरू हुई थी तो इंग्लैंड में भी औरतों को वोट डालने का अधिकार 50 साल बाद दिया गया। पुरुषों को जो दिया गया उसके 50 साल बाद औरतों को वोट डालने का अधिकार इंग्लैंड में दिया गया, और लोगों ने, सदस्य ने भी कहा कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। बाबा साहब रूठ गए, बाबा साहब रूठ गए, ऑफिस नहीं गए, संविधान सभा में नहीं गए 3 दिन तक। आखिर में पटेल और अन्य लोग मनाने के लिए आए कि आप क्या चाहते हो? बाबा साहब ने कहा मैं चाहता हूं कि जिसकी उम्र 21 साल हो जाए, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र है। वरना अंग्रेजों से मुक्त हुआ और चंद लोगों का देश गुलाम हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए 21 वर्ष की उम्र पूरी है, उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ, और आज सब लोग वोट डालते हो। और आप वोट डालते हो और आपको वोटिंग पावर मिली हुई है इस साल, इसलिए 5 साल में एक बार नेताजी आपके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है। किस लिए करता है? कि आपके पास वोटिंग पावर है, लोकतंत्र बनाने की पावर है।
तो बातें बहुत सारी है। जो दूसरा मैं एक छोटी सी बात औरतों के लिए कहना चाहूंगा कि जिन्होंने बाबा साहब का किस प्रकार हुआ। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेके आए, औरतों को, जो वो ब्राह्मण की बेटी हो चाहे किसी हो, हिंदू कोड बिल लेके आए कि औरतों को ये अधिकार मिलना चाहिए, पिता की संपत्ति में मिलना चाहिए। पति एक शादी करता है फिर दूसरी कर लेता है, जीवित पत्नी के जीवित रहते भी दूसरी कर लेता है, तीसरी कर लेता है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। हिंदू कोड बिल लेके आए कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो वह अमान्य होगी, उसको जेल होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी नौकरी में तो नौकरी जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं की, लेकिन हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। बाद में बाबा साहब ने धीरे धीरे, हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे? जवाहरलाल नेहरू के कितने बेटे थे? एक भी नहीं था। बेटियां कितनी थी? एक थी, एक बेटी थी। जवाहरलाल नेहरू भी इस बिल का समर्थन नहीं कर पाए, वो भी दबाव में थे। क्यों दबाव में थे कि धर्माचार्यों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत करने जा रहा है, औरतों को वो अधिकार दिलाना चाहता है जो शास्त्रों में मना है। डॉक्टर अम्बेडकर शास्त्रों पे हाथ उठा रहे हैं, शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हैं। औरतों को अधिकार देने का काम धर्मशास्त्र का है और ये डॉक्टर अम्बेडकर गलत करने जा रहे हैं और वो बिल गिर गया, बिल पास नहीं हुआ और हिंदू कोड बिल गिर गया। औरतों को अधिकार देने से संविधान सभा ने मना कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो औरतों को अधिकार देने से, जो सभा औरतों को अधिकार देने से मना करती है, ऐसी संविधान सभा के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की औरतों के लिए त्याग पत्र दे दिया, इस देश की औरतों के लिए त्याग पत्र दे दिया। लेकिन धीरे धीरे अपने दोस्तों के माध्यम से हिंदू कोड बिल को पास करवाया और हिंदू कोड बिल धीरे धीरे पास हुआ। और एक समय ऐसा भी आया, कैसा आया? हिंदू समाज में क्या होता है, जो औरत विधवा हो जाती है वो शुभ कार्यों में शामिल नहीं होती है, उसको सफेद साड़ी पहनाकर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। घर में शादी ब्याह है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी ऐसी पाबंदियां धर्मशास्त्रों में थी और है। लेकिन जब भारत का कानून लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, हिंदू कोड बिल लागू हुआ, औरतों को अधिकार मिलने शुरू हुए, तो एक मौका ऐसा आया कि इस देश की विधवा, वो भी ब्राह्मण की बेटी, इस देश की प्रधानमंत्री बन गई। बनी कि नहीं बनी? इंदिरा गांधी विधवा इस देश की प्रधानमंत्री बन गई। ये है ताकत। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए अधिकार दिया, वोटिंग पावर हो चाहे पढ़ने लिखने का अधिकार। आज ये देखिए कि धर्मशास्त्रों के अनुसार आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों को मानने से यदि किसी ने इनकार किया है और भारत के संविधान को किसी ने माना है तो इस देश के ब्राह्मण समाज ने माना है। अपने ही शास्त्रों की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने अपने शास्त्रों की बात नहीं मानी, उन्होंने भारत के संविधान की बात मानी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी और अपने बेटियों को स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, IIT में भेजा, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, MP MLA बनाया, राजनीति में भेजा। उन्होंने अपने संविधान की बात मानी, अपने शास्त्रों की बात नहीं मानी। इसलिए मैं मानता हूं कि वो लोग बात के संविधान की बात मानते हैं, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं और हम केवल जय जयकार करते हैं। समय ज्यादा हो गया है और मैं अपना समय यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। आयोजकों का पुनः धन्यवाद। सभी कह रहे हैं कार्यक्रम को छोटा किया जाए, क्या आप सहमत हो? नहीं है ना? चलना चाहिए। आज का दिन हमारा बाबा साहब का दिन है। 300 साल में 365 दिन होते हैं और 364 दिन काम ही करते हैं। सिर्फ एक दिन बाबा साहब के नाम देना है। जब आज सारा कुछ पीछे छोड़ के आए किसी के